मेरे यूट्यूब पे भी डाल देना। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका प्रिय गुरु BS राजावत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, CET के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, EO RO को ध्यान में रखते हुए, संगणक को ध्यान में रखते हुए आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम्स में लगभग इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो है जनसंख्या। देखिए, चूंकि CET का एग्ज़ाम है, अभी जनवरी में होने वाला है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आवश्यकता महसूस की कि बच्चों को जनसंख्या के बारे में कुछ बातें हैं बच्चों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स हुए थे तो भी हर पेपर में जनसंख्या के 2 क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। आज सेकंड ग्रेड का पेपर होने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें भी जनसंख्या का क्वेश्चन वो पूछा जाने वाला है। और बेटा जी, CET का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी जनसंख्या का प्रश्न वो पूछा जाने वाला है। तो सभी एग्ज़ाम्स, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें जनसंख्या कॉमन टॉपिक है और उससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं बेटा आज जनसंख्या वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं बेटा वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं अपन। जनसंख्या, सबसे पहली बात जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए कि बेटा अगर हमारे से पूछे कि भारत में जनसंख्या की गणना करवाने का दायित्व है वो किस विभाग का है, तो भारत में जनसंख्या की गणना करवाने का दायित्व है ये गृह विभाग का है, पहली बात। और अगर बात करता है कि जनसंख्या के आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो जनसंख्या के आंकड़े NSO। यहाँ थोड़ी चीज ध्यान देना बेटा, पहले जनसंख्या के आंकड़े जारी करने का काम है वो होता था NSSO, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पर ध्यान रखना, 23 मई 2019 को बेटा NSSO और CSO 2 सांख्यिकी संगठन थे, इन दोनों को मिला दिया और मिलाकर के नाम कर दिया NSO। तो आज के संदर्भ में हम बात करें तो जनसंख्या के आंकड़े जारी करने का काम किसका होगा, NSO हैं। ये जनसंख्या के आंकड़े जारी करने के लिए उत्तरदायी सांख्यिकी संगठन है। फिर देखिएगा, अपन बात करें कि भारत में प्रथम जनगणना कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना है ये हुई थी 1872 में, और ये करवाई थी बेटा, ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। और अगर पूछता है प्रथम दशकीय गणना, प्रथम दशकीय गणना, तो पहली दशकीय गणना है ये हुई थी 1881 में, और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां अगर आपसे बात करता है कि पहली जनगणना कब हुई, तब तो हमारा उत्तर होगा 1872। पर बच्चों, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहली दशकीय गणना या पहली व्यवस्थित गणना है वो कब से हुई है, तो पहली दशकीय या व्यवस्थित गणना 1881 से हुई है, जो कि लॉर्ड रिपन के समय करवाई गई थी। बेटो, 1872 में गणना शुरू हुई और 2011 तक की गणना अभी हो चुकी है। अभी तक हमारे पास में उपलब्ध जो आंकड़े हैं वो 2011 की गणना के हैं, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या की गणना का काम होता है। ये काम कितने साल में होता है, 10 साल में। पिछली गणना 2011 में हुई थी, तो अब 2021 में होनी चाहिए थी, पर कोरोना महामारी के कारण 2011 की गणना का काम वो स्थगित हो गया, 2011 की गणना का काम नहीं हुआ। तो अभी तक हमारे पास में जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो 2011 की गणना के हैं। तो
तो 1872 से गणना शुरू हुई, 2011 तक की गणना हो चुकी है। अब बेटा जी ये 2011 की गणना, ये सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ प्रश्न है कि 2011 की जो गणना है ये कौन से क्रम की गणना है। तो 2011 की गणना है ये बेटा 15वीं गणना है। और स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछे, स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वें क्रम की गणना है। टोटल पूछे तो 2011 की गणना 15वीं गणना है, और स्वतंत्रता के बाद पूछता है तो स्वतंत्रता के बाद मेरे बच्चों ध्यान रखना ये 7वीं गणना है। दोस्तों कई बार पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे देता है कि 2011 की गणना व्यवस्थित क्रम की कौन सी गणना है। तो व्यवस्थित क्रम की तो 14वीं है। क्यों? क्योंकि गणना तो 1872 में हो गई थी, पर व्यवस्थित क्रम कब से हुआ? 1881 से व्यवस्थित क्रम हुआ है। तो बेटा व्यवस्थित क्रम पे पूछे तो 14वीं है, और वैसे पूछे केवल गणना पूछे तो कौन सी है? 15वीं है। तो 2011 की गणना 15वें क्रम की गणना है, स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की गणना है, और व्यवस्थित क्रम से पूछे तो व्यवस्थित क्रम में ये 14वें क्रम की गणना है। अब देखिए बेटा 1872 से लेकर के 2011 तक भारत में 15 बार जनगणना हुई है, और इस 15 बार की जनगणना के इतिहास में आप देखें तो केवल 1911 से 1921 का दशक है, ये एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घटी है। और ये प्रश्न जो रिट का एग्जाम हुआ था इस बार, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि किस दशक के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है वो ऋणात्मक रही है। तो ध्यान रखना 1911 से 1921 के दशक के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है वो ऋणात्मक रही है, और इस जो घटने का कारण था वो ध्यान रखना वो था महामारी। बेटा प्लेग आ गया था, महामारी के कारण इस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में गिरावट आई, और इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 1921 का वर्ष है, इसको भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है ये 1921 को कहा जाता है। अब विभाजक क्यों कहते हैं? विभाजक होता है बेटा तोड़ने वाला, विभाजक होता है तोड़ने वाला। तो विभाजक क्यों कहा? देखिए बेटा 1872 से गणना शुरू हुई थी, तो 1872 से 1911 तक तो हमारी जनसंख्या क्या करी? बढ़ी। केवल 1911 से 1921 के दौरान हमारी जनसंख्या में क्या आई? गिरावट आई, और 1921 के बाद वापस भारत की जनसंख्या बढ़ रही है जो 2011 तक बढ़ती ही गई है। तो देखिए ये जनसंख्या वृद्धि की दर है, इसमें यह टूटन आ गई 11 से 21 के दशक के दौरान, यह टूटन आ गई, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको विभाजक कहते हैं। अब विभाजक में अगर हमारे से पूछता दशक कि भारत की जनसंख्या का विभाजक दशक, तो दशक पूछे तो बेटा कहेंगे 1911 से 1921, और अगर विभाजक वर्ष आपसे पूछता है तो विभाजक वर्ष पूछता है तो उत्तर देंगे 1921। दशक पूछे तो 11 से 21, और वर्ष पूछता है तो 1921। अब देखिए अपन बात कर रहे थे कि जनगणना 15 बार हुई है, जनगणना कितने बार हुई? 15 बार जनगणना हुई है। और इस 15 बार की जनगणना को अगर अपन दो भागों में बांटे, एक तो है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, और एक है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पहले आप देखें तो कितने बार है? स्वतंत्रता से पहले हैं वो बेटा जी 8 बार हैं,
सबसे पहली गणना हुई थी 1872 में, फिर हुई 1881 में, फिर हुई 1891 में, फिर हुई 1901 में, फिर 1911, फिर है 1921, फिर है 1931 और फिर है 1941। तो स्वतंत्रता से पहले आप देखें तो कुल कितनी बार जनगणना हुई? 8 बार जनगणना हुई। और स्वतंत्रता के बाद आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद पहली 1951, दूसरी 1961, तीसरी 1971, चौथी 1981, पांचवी 1991, छठवीं 2001 और सातवीं है 2011। स्वतंत्रता के बाद आप देखो तो स्वतंत्रता के बाद कितने बार? 7 बार। और स्वतंत्रता से पहले आप देखते हो तो 8 बार। और इस प्रकार टोटल गणना कितने बार हो गई? टोटल गणना 15 बार हो गई। दोस्तों ध्यान रखना, ये 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे हैं। अगर प्रश्न हमारे से पूछे कि प्रथम गणना, तब तो उत्तर करेंगे 1872। अगर प्रश्न पूछे प्रथम दशकीय गणना या व्यवस्थित क्रम की गणना, तो उत्तर करेंगे 1881। अगर प्रश्न पूछता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम गणना, तो करेंगे 1951। अगर पूछे स्वतंत्रता से पहले गणना, 8 बार। अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद गणना, 7 बार। और टोटल पूछता है तो कितने बार? 15 बार। तो भारत में आज तक 15 बार जनगणना हुई है। और इस 15 बार की जनगणना के इतिहास में आप देखें तो बेटा वो केवल 1911 से 1921 का दशक एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घटी है। और इसीलिए 1911 से 1921 के दशक को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक दशक और 1921 के वर्ष को भारत की जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है। और विभाजक क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। विभाजक किसको कहते हैं? तोड़ने वाले को कहते हैं। फिर अपन बात करें बेटा 2011 की गणना से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर 2011 की गणना के बारे में हम बात करें, सबसे पहली बात अगर इसका पूछे स्लोगन, स्लोगन होता बेटा वो नारा। अब स्लोगन भारत में अलग है, राजस्थान में अलग रहा है। अगर भारत के संदर्भ में स्लोगन पूछे तो भारत के संदर्भ में स्लोगन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और राजस्थान के संबंध में पूछे तो राजस्थान के संबंध में मेरी जनगणना मेरा अधिकार है, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। ये तो 2011 की गणना का बेटा जी क्या था? स्लोगन था। अगर बात करें कि 2011 की गणना का लोगो, लोगो होता है बेटा प्रतीक चिन्ह। तो लोगो जो रखा गया वो रखा गया प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका बेटा वो प्रगणक किसको कहते हैं? हमारे घर पे जो डाटा कलेक्शन करने आते हैं उनको प्रगणक कहते हैं। और डाटा कलेक्शन करने का प्राय काम होता है वो सरकारी स्कूल के टीचर्स का होता है। और शिक्षिका का मतलब है मैडम। तो बेटा सरकारी स्कूल की मैडम है, ये इसका लोगो बनाया गया, प्रगणक शिक्षिका है, इसका लोगो रखा गया। फिर बात करें कि 2011 की जो गणना है इसका केंद्रीय आयुक्त किसको बनाया गया था या केंद्रीय आयुक्त कौन थे? तो 2011 की गणना के केंद्रीय आयुक्त हैं वो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली बेटा वो 2011 की गणना के आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। और 2011 की गणना का अगर राजस्थान में निदेशक पूछे कि 2011 की गणना का राजस्थान में निदेशक कौन था,
तो शुभ्रा सिंह आईएएस ऑफिसर है, शुभ्रा सिंह, शुभ्रा सिंह ये राजस्थान में 2011 की गणना के निदेशक थे। अगर बात करें कि 2011 की गणना है, इसका पुरुष प्रचारक, पुरुष ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? पुरुष प्रचारक। तो 2011 की गणना का पुरुष प्रचारक है वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है, इनको 2011 की गणना का पुरुष प्रचारक बनाया गया था। और अगर 2011 की गणना का महिला प्रचारक पूछे, महिला प्रचारक, महिला प्रचारक, तो महिला प्रचारक है वो बनाया गया था बेटा प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा है, इसको 2011 की गणना की महिला ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया था। तो देखिए 2011 की गणना से जुड़ी हुई ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। स्लोगन की हम बात करें तो भारत में तो स्लोगन रखा गया, वो रखा गया कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राजस्थान में रखा गया मेरी जनगणना मेरा अधिकार। लोगो इसका रखा गया प्रगणक शिक्षिका। केंद्रीय आयुक्त थे सी चंद्रमौली। राजस्थान में निदेशक शुभ्रा सिंह। पुरुष प्रचारक बनाया गया था, पुरुष ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। और महिला ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया था प्रियंका चोपड़ा को। फिर अपन बात करें दोस्तों, बेटा अगर जनसंख्या के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, विश्व में भारत की बात करूं पहले, विश्व में भारत, ठीक है। तो देखो विश्व में भारत की बात करें तो पहली बात कर रहा हूं मैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या, अब जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता है दुनिया में पहला स्थान है वो तो आता है चीन का, और दूसरा स्थान है वो आता अपने भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और ध्यान रखना विश्व की 17.5% जनसंख्या वो भारत में है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में है, यानी विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है वो भारत का है। क्षेत्रफल में अगर बात करूं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखें तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखें तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल है वो हमारे भारत के हिस्से में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है वही हमारे भारत के हिस्से में आता है। दोस्तों ध्यान रखना, इनकम की दृष्टि से आप देखें तो और भी बुरी स्थिति है। अगर आय आप देखें तो इनकम की दृष्टि से आप देखें तो विश्व की 1.2% इनकम है, 1.2% इनकम है वही भारत में है। तो देखिए आपको ताज्जुब हो रही होगी, विश्व की इनकम हमारे हिस्से में केवल 1.2%। वी हैव ओनली 1.2% इनकम इन इंडिया। विश्व का क्षेत्रफल आप देखें तो हमारे पास केवल 2.4% है। और विश्व की जनसंख्या आप देखें तो 17.5% जनसंख्या हमने एडजस्ट कर रखी है। इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान। अरे साहब, इससे बड़ी महानता क्या होगी? हमारे पास में खाने के लिए पर्याप्त इनकम नहीं है, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, फिर भी हमने 17.5% जनसंख्या को एडजस्ट कर रखा है और एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। जनसंख्या के मामले में अपन बहुत उदारवादी है। इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन वी आर सो लिबरल। जनसंख्या के मामले में इंडियंस जो लोग होते हैं बड़े उदारवादी होते हैं। हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच होती है इस धरा पे जो आता है उसे आने दो, होगा सो देखा जाएगा। यानी दोस्तों बुरा मत मानना, सच है ये। हम लोग पहले संतान पैदा करते हैं और बाद में विचार करते हैं, बोले ओ कहीं हो गयो। तो बेटा जी यही तो समस्या है।
आज इंडियन इकोनॉमी में सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे भूखमरी की हो, चाहे निम्न प्रति व्यक्ति आय की हो, इन सब के लिए एक ही उत्तरदायी कारक हैं और वो है तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो देखो, ये तो बेटा विश्व में भारत की बात हुई। इसी प्रकार से अपन भारत में राजस्थान की बात करें, भारत में राजस्थान, बेटा वो पहली बात करिए अपने जनसंख्या की। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2011 की गणना के अनुसार आप देखें तो 2011 की गणना के अनुसार आप देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। कौन सा? 8वां स्थान था। और 8वां स्थान रहा है। और वर्तमान के दे दे कि वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो वर्तमान में 7वां स्थान है। देखिए, ये प्रश्न के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर सेटर ने प्रश्न क्या दिया। दोस्तों, ये प्रश्न के नेचर पे डिपेंड करेगा कि 2021 की तो बेटा आई नहीं है, क्योंकि 2021 की तो गणना का काम ही शुरू नहीं हुआ है। 2000 कोरोना के कारण मैंने बताया ना, 2021 की तो गणना का काम ही शुरू नहीं हुआ। अभी तक 2011 के डाटा है वो वैलिड है। अब देखिएगा, वर्तमान पूछे तो 7वां। अब वर्तमान और इसका मतलब समझ लीजिए। 2011 की गणना के अनुसार आप बात करेंगे तो 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का 8वां स्थान रहा था। पर आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। 2 जून 2014 को। और जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का 7वां स्थान हो गया है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। भारत की कितने % जनसंख्या राजस्थान में है? तो भारत की 5.67% जनसंख्या है, वो कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए, ये डाटा तो हम याद करके रखते हैं, पर बेटा एक बार क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का पेपर हुआ, उसमें पेपर सेटर ने प्रश्न दे दिया कि विश्व की लगभग कितने % जनसंख्या है वो राजस्थान में है। तो भारत की पूछे तो भारत की तो कितनी है? 5.67% जनसंख्या वो राजस्थान में है। और अगर विश्व की पूछे, ये प्रश्न पूछा हुआ फर्स्ट ग्रेड में, विश्व की, तो विश्व की लगभग 1% जनसंख्या है वो हमारे राजस्थान में है। संपूर्ण भारत की 5.67% जनसंख्या राजस्थान में है। और विश्व की अगर पूछता है तो विश्व की लगभग 1% जनसंख्या है वो हमारे राजस्थान में है। दूसरी बात अगर क्षेत्रफल की करूं, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखें तो भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखें तो भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है और भारत का 10.41% क्षेत्रफल है वो राजस्थान के हिस्से में आता है। अब दोस्तों, कोई अच्छा पेपर सेटर होता है तो ये पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान कब से हुआ है। तो बेटा उस क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो प्रथम स्थान है वो कब से हुआ है? 1 नवंबर 2000 से राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान हुआ है। इससे पहले आप देखें, 1 नवंबर 2000 से पहले आप देखें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। पर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया और जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान हो गया है। अब ये तो कुछ बातें अपन ने देखी, इसके अलावा अपन को नोट करके कुछ बातें देखनी है। जनसंख्या से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। बेटा अगर हमारे से पूछे कि जनसंख्या का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था,
सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी? तो सबसे पहले जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत है वो डेविड माल्थस ने दिया था। जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत पॉपुलेशन थ्योरी 1798 में माल्थस ने दिया था। माल्थस ने दिया। ध्यान रखना माल्थस कहां का था? माल्थस इंग्लैंड का पादरी था। जनसंख्या का सबसे पहले जनसंख्या का सिद्धांत देने वाले हैं डेविड माल्थस। और ये माल्थस था कहां का? माल्थस बेटा इंग्लैंड का पादरी था। चर्च में जो पूजा करने वाले होते हैं, इंग्लैंड का पादरी था। तो ध्यान रखना जनसंख्या का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी देने वाले हैं वो माल्थस हैं। और माल्थस ने ये सिद्धांत 1798 में दिया। और बेटा माल्थस थे कहाँ के? माल्थस इंग्लैंड के पादरी थे। फिर अपन बात करें बेटा, वो हमारा भारत है ना, इस भारत में प्रतिवर्ष तो ऑस्ट्रेलिया, अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर आप देखें तो भारत में एक साल में तो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या और एक दशक में ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ा दी जाती है। एक साल में पैदा करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया और हर 10 साल में पैदा कर देते हैं अपन ब्राजील। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि आप देखें, भारत की जनसंख्या वृद्धि, आंकड़े तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी बेसिक बातें बता रहा हूं। जनसंख्या वृद्धि तो भारत में प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष तो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ा दी जाती है ऑस्ट्रेलिया। और प्रति दशक पूछ ले, प्रति दशक, तो प्रति दशक अगर पूछता है तो बेटा ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ा दी जाती है। यानी हमारा भारत एक साल में ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है और हर 10 साल में ब्राजील पैदा करता है। एक साल में ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर जनसंख्या है वो बढ़ा दी जाती है और हर 10 साल में आप देखें, हर 10 साल में आप देखें तो ब्राजील की कुल जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ा दी जाती है। फिर अपन बात करें बेटा, अगर हमारे से बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस, बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को। बेटा जी 11 जुलाई को क्यों मनाते हैं ये भी पता होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसके पीछे कारण है। कारण क्या है बेटा, वो ध्यान रखना 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या है ये 5 अरब हुई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या है ये 5 अरब हुई थी। इसीलिए 1987 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारण मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिएगा, अभी जो एक एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में बेटा ये जो मैं बोल रहा हूं ये प्रश्न दे दिया गया। प्रश्न दिया कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है या परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान रखना 1952 से, ये प्रश्न आया हुआ है, 1952 से भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है, कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ हुआ था। अगर पूछता है कि परिवार नियोजन विभाग, तो 1966 में परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी। परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई। बेटो
भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और आप सबने सुना होगा, गांव के लोग हो तो अपने दादा दादी से सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो प्रारंभ करवाया था। और इस अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम में बेटा जो भी पकड़ में आया उनकी पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। और ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी जिनका ब्याह ही नहीं हुआ या जिनके बच्चे ही नहीं हुए। तो अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम बेटा हमारे से पूछे तो 1975 में अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और ये किसने प्रारंभ करवाया था? इंदिरा गांधी ने। बेटा 16 अप्रैल 1976 को 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार की प्रथम जनसंख्या नीति घोषित की गई। प्रथम जनसंख्या नीति, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी, प्रथम जनसंख्या नीति है, इसकी घोषणा की थी। और इसी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु, इसी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु है वो बेटा लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष है वो निर्धारित की गई थी। ध्यान रखना, 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार की प्रथम जनसंख्या नीति है वो घोषित की गई। और इसी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु है वो निर्धारित की गई कि लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। अब तो ये चर्चा चल रही है कि लड़की के भी विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। पर अभी तक विवाह की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष है। और ये कब निर्धारित की गई थी? ये 1976 की जनसंख्या नीति में निर्धारित की गई थी। बेटा ध्यान रखना, हमारे से पूछे कि भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति, भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति कब की है? तो भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति है वो 15 फरवरी 2000 की है। 15 फरवरी 2000 की है। 15 फरवरी 2000 की है। ध्यान रखना, इस जनसंख्या नीति में भारत की जनसंख्या में, ये प्रश्न कॉमर्स इकोनॉमिक्स व्याख्याता में पूछा हुआ है, इस जनसंख्या नीति में भारत की जनसंख्या में 2045 तक स्थिरता लाने का लक्ष्य था। स्थिरता, इस नीति में भारत की जनसंख्या में 2045 तक स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था। यह प्रश्न पूछा हुआ इकोनॉमिक्स व्याख्याता में, जिसको अब बढ़ाकर के, इसको बढ़ाकर के 2070 कर दिया गया, 2070 तक कर दिया गया है। तो देखिएगा, भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 की है। इस जनसंख्या नीति में भारत की जनसंख्या में 2045 तक स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको बढ़ाकर के 2070 तक कर दिया गया है। बेटा वो पिछला जो संगणक का एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न दे दिया कि जनसंख्या स्थिरता का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या स्थिरता, कि जनसंख्या स्थिरता का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या स्थिरता का अर्थ होता है, अगर किसी देश में जन्म दर और मृत्यु की दर दोनों बराबर हो जाए तो उसको कहा जाता है जनसंख्या स्थिरता। अरे भाई, जनसंख्या में स्थिरता कब आएगी? जनसंख्या में स्थिरता तब आएगी जब किसी देश में जन्म दर और मृत्यु की दर दोनों क्या हो जाए? बराबर। यानी जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। तो देखिए, अगर मरने वाले और पैदा होने वाले की संख्या बराबर हो गई
तो अपने आप जनसंख्या है उसमें क्या आ जाएगी, उसमें अपने आप स्थिरता आ जाएगी। इसको कहा जाता है बेटा जनसंख्या स्थिरता। और ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा जी संगणक, पिछले संगणक के एग्जाम में, कि जनसंख्या स्थिरता का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या स्थिरता का अर्थ होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का बराबर हो जाना। इसको बेटा जी जनसंख्या स्थिरता कहा जाता है। बेटा लोगों देखिएगा, सीईटी का एग्जाम्स है वो 7 और 8 जनवरी को आयोजित हो रहा है। और इसके बाद में सबसे बड़ी जो भर्ती रहने वाली है वो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती रहने वाली है, और जिसके लिए आप और हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो आपको बिना किसी प्रकार की देरी किए हुए, जैसे आपका सीईटी का एग्ज़ाम होता है, तो बेटा जी आपको अकाउंटेंट की तैयारी में जुट जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुन रहे हैं कि संगणक की फिर से वैकेंसी आने वाली है, लगभग फरवरी में संगणक की नई वैकेंसी आ सकती है। तो जो संगणक की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपना समय बर्बाद किए बिना संगणक की तैयारी में फिर से जुट जाना चाहिए। और ये भी सुन रहे हैं वापस की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियां हैं, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की सुन रहे हैं मार्केट में, तो कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी फिर से आने वाली है या फिर से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। तो देखिएगा जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अगर एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है तो बहुत ही अच्छा बात है। और अगर किसी कारण से रिज़ल्ट है वो आपके पक्ष में नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि सुन रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ये भी वापस आएगी। इसकी घोषणा इस बजट में सरकार कर देगी। दूसरी बात, संगणक की वैकेंसी है वो आपकी फरवरी में आने वाली है, ऐसा बहुत प्रबल संभावना है। और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी तो पहले से घोषित हो चुकी है। तो जूनियर अकाउंटेंट का तो अभी सेमीफाइनल तो आप 7 और 8 जनवरी को खेलने वाले हैं, और फिर आपको फाइनल खेलना है, और जीत उसी की होगी जो फाइनल खेलेगा। तो बेटा जी उसके लिए आपको पूरी तैयारी और पूरे मन, पूरी इच्छा शक्ति, पूरी दृढ़ता और पूरे मार्गदर्शन के साथ अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। दोस्तों आगे अपन चर्चाएं हैं, समय समय पर इसी प्रकार की चर्चाएं हैं वो करते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सके। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।